जी आइए मैडम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। यस, क्या नाम आपका? संचिता मैडम, बोलो क्या प्रॉब्लम है? मुझे ना यहाँ से लेके कमर तक पूरा दर्द हो रहा है। मतलब स्टार्टिंग में यहीं पे ज़्यादा हो रहा था, नीचे देख नहीं पा रही थी। ओके। नसों में दर्द हो रहा था, लेकिन अभी थोड़ा थोड़ा करके ना बहुत ज़्यादा बढ़ गया। जब मैंने ये करवाया था ना, उस टाइम बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। बैक पेन हो रहा है आपको? कब से अभी हो रहा है? बैक पेन स्टार्ट हुआ है। Okay. पहले तो मुझे सिर्फ सर्वाइकल और लंबार में था, अभी Okay. बैक भी शुरू हो बैक भी शुरू हो गया। पर चलो, लंबार जो आप बोल रहे हो दैट इज योर लोअर बैक। यस, लोअर बैक। बराबर। हाँ. ठीक है। कुछ पैर में मूंगी आती है, हाथ में मूंगी आती है? ये हो रहा था 2-3 महीने पहले। पैर हाँ. में ज्यादा चींटी आ रही थी और सर के एक साइड में भी चींटी आ रही थी चेहरे पे। ओके। हाँ, तो क्या ट्रीटमेंट किया आपने? ट्रीटमेंट कुछ नहीं, न्यूरो सर्जन के पास गई थी, उन्होंने मेडिसिन वगैरह दिया था। हाँ. तो थोड़े दिन के लिए रुका था, फिर उसके बाद फिर से शुरू हो गया। तो उनका ये कहना था कि मैं डायबिटिक हूँ ना, तो मुझे शुगर पहले कंट्रोल में लाना चाहिए, उसके बाद होगा। इसलिए फिर मैं एडमिट थी कुछ 5 डेज के अराउंड, लेकिन उस टाइम भी ना एक दिन भी मुझे रिलीफ नहीं मिला। एडमिट थे तभी भी रिलीफ नहीं मिला? तभी भी रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि एज आई एम फ्रॉम मेडिकल फील्ड ऑल्सो। क्या करते तो हो? मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, लेकिन अभी MRI सेंटर में लैब एज ए लैब इंचार्ज भी काम करती हूँ। और MRI सेंटर का भी देखती हूँ जो भी चाहिए। वेरी गुड। इसीलिए आपने MRI भी करवा लिया वहीं पर? MRI भी करवा लिया मैंने वहीं पे जहाँ पे काम करती हूँ। वेरी गुड। तो उस टाइम मेरा ऑब्जर्वेशन ये रहा कि जब जब मुझे दर्द हो रहा है ना, उस टाइम मुझे सिर्फ पेन किलर दिए जा रहे थे, ट्रामाडोल और डायनापर वगैरह ये सब दिया जा रहा था। तो मैं तंग आके फिर डिस्चार्ज ले लिया। अलावा आपने फिर क्या ट्रीटमेंट किया? मेडिकेशन के अलावा मैंने आयुर्वेदिक में वो विद्याकर्मा एक टर्म रहता है ना, वो 3 से चुबाते आयुर्वेदिक मेडिसिन देते हैं, वो भी लिया है। लेकिन उससे ऐसा रहता था कि जब लिया है ना, तब आधे घंटे के लिए पेन इज ओके, और उसके बाद फिर से शुरू हो जाता। और फिजियोथेरेपी मैंने सिर्फ एक ही सेशन लिया। अच्छा। क्योंकि जो सेशन मैंने लिया ना, उसके बाद 3-4 दिन तक इतना ज्यादा दर्द हुआ मुझे, बहुत ज्यादा पेन हुआ। चालू गिर गए थे, एक्सीडेंट हुआ, कुछ लग गया? कुछ भी नहीं। कुछ भी वैसी हिस्ट्री ना, पास हिस्ट्री? डायबिटिक। और कितने टाइम से है आप बोल रहे हो ये पेन? 2021 से। 3 साल से? 20 से भी बोलोगे तो भी चलेगा। 3-4 साल से। फाइन फाइन, ठीक है। इसके पहले भी आप लैब टेक्नीशियन होने के बाद आप लैब में ये कुछ और भी काम किए बीच में? पहले तो क्लिनिक में करती थी। फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट देते थे हम पेशेंट्स को। विटिलिगो मालूम होगा आपको? हाँ। उसके लिए फोटोथेरेपी ट्रीटमेंट देते थे। फिर उसके बाद मैंने लैब ज्वाइन किया, फिर वो माइक्रोस्कोप पे काम करना वगैरह, तो उस टाइम ज्यादा बढ़ गया था। अभी ज्यादा तकलीफ आपको लंबार कमर में है कि गर्दन में है? गर्दन में बहुत ज्यादा है, शोल्डर में स्वेलिंग हो जाती है। शोल्डर में स्वेलिंग होती है? स्वेलिंग हो जाती है और इतना दर्द होता है कि आती है। एक साइड पे करवट लेके सो जाओ तो हाथ सुन हो जाते हैं। सुबह उठ नहीं पाती, सुबह ये दोनों हाथ एकदम सुन हो जाते, मुझे ऐसे हलचल भी करने को नहीं होता। थोड़ा सा झटकना पड़ता है, ये ऐसे ऐसे करना पड़ता होगा बहुत ज्यादा। देखो, ये अभी सर्वाइकल का MRI है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि ऊपर वाले ने पहले तो अपने स्पाइन को किस तरीके से बनाया है, पहले वो अपन समझ के लेते हैं। ऑल्दो यू फ्रॉम अ मेडिकल फील्ड, उसके बावजूद भी मेरे हिसाब से मैं आपको एक बार समझाता हूँ ताकि आपको समझ में आए। अब ये हमारा स्पाइन है, अब कैसे डिजाइन किया ऊपर वाले ने स्पाइन को, हर वर्टिब्रे के बाद में थोड़ा सा गैप रखा है, वर्टिब्रा गैप, वर्टिब्रा गैप, वर्टिब्रा गैप। तो ये गैप के अंदर उन्होंने एक डिस्क को प्लेस किया है, एक गादी को, स्पॉन्ज लाइक सब्सटेंस को, ताकि दो हड्डियां आपस में घिसनी नहीं चाहिए, इसलिए वो गादी को बना है। अभी नॉर्मल डिस्क को दो हड्डियों के बीच में इतना गैप होना चाहिए, आपके केस में 2-3 लेवल के ऊपर ये गैप कम हो गया है। वजन सामान उठाने की वजह से, झटके से काम करने की वजह से, IT प्रोफेशनल जो रहते ज्यादा टाइम नीचे देख के काम करने की वजह से, कंप्यूटर पे काम करने की वजह से, लॉन्ग टाइम सिटिंग की वजह से, अनयूजुअल एक्टिविटी की वजह से क्या होता है, ये गैप कम हो जाता है। गैप कम होने की वजह से अब गादी को उतना गैप नहीं मिल रहा है जितना मिलना चाहिए। तो ये जब गादी को स्पेस नहीं मिलता तो पोस्टीरियरली बल्ज हो जाती है, इस तरीके से वो पीछे की तरफ सरक जाती है। अब इधर ऊपर दिमाग होता है, दिमाग से नसें निकलती है जो यहाँ से ट्रेवल करती है। अब जब गादी पीछे की तरफ सरक जाती है तो यहाँ से जो नसें जा रही है वो नस को दबाती है, नर्व को कंप्रेस करती है, उसको बोलते हैं स्पॉन्डिलोसिस। आया इतना समझ में? अभी क्या हो गया, तो ये सर्वाइकल रीजन है, जैसे आपने बताया सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रेस होते हैं, C1 से C7 तक का। वेरी गुड।
अब यहाँ से जो नर्व्स पास होती है वो सारी की सारी आती है आपके हाथों के अंदर। जो भी नर्व आपकी सर्वाइकल रीजन में कंप्रेस होगी वो जहां जहां जाएगी वहां वहां आपको हाथ में मूंगी आएगी, झुंझुनाहट होगी, हाथ सुन्न हो जाएगा, कमजोरी लगेगी, एक साइड पे करवट लेके सो जाओगे तो भी हाथ भारी हो जाएगा। कुछ भी 2-4 किलो भी वजन सामान अगर 2-5 मिनट से ज्यादा उठाओगे, 10 मिनट से ज्यादा, तो फिर हाथ पूरा भारी भारी लगेगा, काम करने को नहीं जमेगा। ये सारी तकलीफें होगी ड्यू टू नर्व कंप्रेशन इन योर नेक। नेक में है, नेक में क्या होगा, आपको स्टिफनेस होगा, पेन होगा, बट ज्यादा पूरा हाथ के अंदर मूंगी, झुंझुनाहट, ये सारी तकलीफ होगी। अब देखो ये चीज मैं आपको बताता हूँ, ये अपना सर्वाइकल का एमआरआई है। दिस इज योर C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7 एंड T। C5, C6, C6, C7 के अंदर क्या हो गया, डिस्क बल्ज है आपका, यहाँ पर भी बल्जिंग है, यहाँ पर भी बल्जिंग है। जो मैंने आपको बताया ये आपका दिमाग है, दिमाग से जो काला पट्टा आ रहा है, दीज आर योर नर्व्स पासिंग बिहाइंड योर वर्टिब्रेस। अब ये पीछे पोस्टीरियरली बल्ज होने की वजह से ये नर्व को कंप्रेस कर रहा है 2 लेवल के ऊपर। C5, C6, C7 के अंदर आपकी नर्व थोड़ी सी कंप्रेस हो रही है। ये एमआरआई कितना पुराना है? ये अभी मैंने जून में कराया ना। तो ये नर्व अपनी कंप्रेस हो रही है और ये दबी हुई नर्व क्या कर रही है, अपने हाथों के अंदर आके अपने को झुंझुनाहट, जो सारी चीजें मैंने बताया वो सारी चीजें आपके यहाँ पर हो रही है। आए समझ में? इसके अलावा क्या हो गया है, ऊपर वाले ने जो हमारे स्पाइन को डिजाइन किया है वो एस कर्व में डिजाइन किया है। यहाँ पर सर्वाइकल रीजन ऐसे स्टार्ट होगी, ये ऐसे आना चाहिए। ये आपका हो गया स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल, हाँ, लॉस ऑफ सर्वाइकल लॉर्डोसिस व स्ट्रेटनिंग ऑफ सर्वाइकल स्पाइन हुआ था। उसकी वजह से क्या होता है, फिर स्पाइन के आजू बाजू में जो मसल्स जा रहे हैं उसको पैरास्पाइनल मसल बोलते हैं। पैरास्पाइनल मसल स्टिफनेस हो जाता है, टाइटनेस हो जाता है, स्पाज्म में चला जाता है, पूरे मसल का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। हमारा स्पाइन का स्ट्रक्चर चेंज होने की वजह से, उसकी वजह से पूरा जकड़न वगैरह जो बोल रहे हो, मूवमेंट के अंदर जो तकलीफ हो रही है वो सिर्फ और सिर्फ आपका स्पाइन स्ट्रेट होने की वजह से हो रहा है। तो ये अपना मेन प्रॉब्लम है मैम, ये सर्वाइकल का। आया आपको समझ में? आपको कमर में भी तकलीफ है? ये हमारा है होल स्पाइन स्क्रीनिंग है। अभी कमर में कैसा था, 2-3 महीने पहले ना कमर में यहाँ पे दर्द था, लेकिन अभी ना ये वाला रीजन भी बहुत दर्द कर, लोअर बैक, पूरा लोअर बैक दुख रहा है आपका? पूरा लोअर बैक, मतलब थोड़ी देर पैर में मूंगी आती है, झुंझुनाहट होती है? पैर में ज्यादा मूंगी तो नहीं है, लेकिन हाँ होती है। और अभी ना काम करते टाइम ना थोड़ी देर भी मैं बैठूं या फिर 15 मिनट भी गाड़ी चला रही हूँ ना, तो उसके बाद से जो पेन शुरू होता है वो बंद ही नहीं होता। देखो यहाँ पर ये दिख रहा है आपका C5, C6, C7 के अंदर आपको ये स्पॉन्ड है, ये डिस्क बल्जिंग की वजह से आपका नर्व कंप्रेशन हो रहा है। एक तो ये तकलीफ है आपको, वही सेम तकलीफ आपको लंबार रीजन में भी है। दिस इज योर L4, दिस इज L5 एंड दिस इज S1। L4, L5 के अंदर भी डिस्क बल्ज है आपका, यहाँ पर देखो L4, L5 के अंदर भी डिस्क बल्ज है, L5, S1 के अंदर भी है। L5 और S1 भी नर्व आपकी थोड़ी सी क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है। अब हो सकता है कि टिंगलिंग नमनेस आपको थ्रू आउट द डे ना हो, 24 आवर्स ना हो, ज्यादा जब अगर बैठोगे या कुछ वजन सामान उठाओगे या ट्रैवलिंग ज्यादा करोगे तो ही हो, क्योंकि वो इतनी ज्यादा कंप्रेशन नहीं है कि 24/7 आपको पेन हो। बट बीच में जब स्ट्रेस ज्यादा आएगा बॉडी के ऊपर तो तकलीफ होगी। तो दोनों जगह के ऊपर तकलीफ आपकी हुई है। सर्वाइकल रीजन के अंदर भी आपका गैप कम होकर डिस्क पोस्टीरियरली बल्ज हुआ है, और लंबार रीजन के अंदर भी गैप कम होकर पोस्टीरियरली बल्जिंग हुआ है। ऊपर C6 और C7 नर्व रूट अपनी कंप्रेस है। देखो ये कौन सी नर्व, रेड डॉट वाली और ब्लू, ये रेड डॉट वाली और ब्लू वाली नर्व अपनी ऊपर कंप्रेस है, और नीचे भी L5 और S1, येलो वाली और मरून वाली, ये दोनों नर्व अपनी जहाँ कमर से निकल के नीचे जाएगी वहाँ आपको पूरा पैर के अंदर मूंगी, झुंझुनाहट, पेन, ये सारी चीजें आएगी। अब इसका इलाज क्या है, एक तो मेडिकेशन से, बहुत इनिशियल केस में बहुत कम जब रहता है तो मेडिकेशन अपने ले लिए तो ठीक हो गया। उसके बाद फिजियोथेरेपी ही एक उसका इलाज है जिससे आपका ठीक हो, क्योंकि ये पोस्चरल वेरिएशन की वजह से होता है। गलत पोस्चर के अंदर ज्यादा टाइम काम करने की वजह से यहाँ तक अपनी गाड़ी पहुंची है। तो ये सही भी होगा एक्सरसाइज से, जितना एक्सरसाइज करोगे, पोस्चरल करेक्शन करोगे, उसके हिसाब से आपको ये ठीक हो जाएगा। ठीक होने के लिए अप्रोक्सीमेटली 25-30 डेज जाते हैं, महीना भर जाता है। फिजियोथेरेपी हम लोग करते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या करते हैं, सबसे पहले ट्रैक्शन की मशीन लगाते हैं। जो गैप आपका कम हो गया है वो गैप को इंक्रीज करने के लिए आपके बॉडी के वेट के हिसाब से वेट सेट करके हम लोग ट्रैक्शन लगाते हैं। ट्रैक्शन के बाद टेंस करके एक मशीन आती है, ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन। वो लगाने के बाद यहाँ से गर्दन से लेके हाथ तक का, कमर से लेके पैर तक का जो भी नर्व आपकी कंप्रेस्ड है वो पूरे नर्व रूट के ऊपर लगाने के बाद उसको अपन स्टिमुलेट करते हैं ताकि नर्व आपकी खुल जाए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी पेन है, ये मेरा हाथ, अगर डेली मैं इसको इधर ऐसे मारूंगा या फिर इसको कंप्रेस करूंगा तो क्या होगा, 4-5 दिन के अंदर इधर जख्म हो जाएगा।
अभी एक डिस्क जो है वो नर्व को इम्पिंच कर रही है, टच कर रही है, तो जब उसको वो टच करेगी तो फिर क्या होगा, नर्व के ऊपर भी थोड़ा सा मार लगने जैसा होता है। तो उसको हीलिंग करने के लिए फिर अपन मोडालिटीज लगाते हैं, IFT लगाते हैं, अल्ट्रासाउंड लगाते हैं, मसल्स को फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए कपिंग थेरेपी करते हैं, स्पाइन को थोड़ा सा एडजस्टमेंट करने के लिए कायरोप्रैक्टिस करते हैं, ड्राई नीडलिंग करते हैं पेन कम करने के लिए। तो ये सारी चीजें अपने को, और इसके साथ साथ में स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज फॉर योर बैक, ये सब अपने को करना पड़ेगा। 45-50 मिनट्स का पूरा सेशन रहता है, तो वो हो जाएगा। अभी आपकी तकलीफ इतनी नहीं बड़ी है, ये बहुत कम लेवल के ऊपर है अभी। तभी आप आए हो, कब से आधे घंटे से बैठे हो, वेटिंग कर रहे थे, फिर अभी यहाँ पर बैठे हो। नहीं तो ये तकलीफ बढ़ने के बाद पेशेंट बैठ भी नहीं पाता है चेयर के ऊपर। अभी 2-3 पेशेंट क्लिनिक के ऊपर है जो 5 मिनट से ज्यादा बैठ नहीं पाते हैं, कमर में दर्द चालू हो जाता है, फिर उनको थोड़ा सा चलना पड़ता है, गर्दन में दर्द चालू हो जाता है। तो अपनी तकलीफ अभी उतनी नहीं है और आपकी एज बहुत कम है। तो ये दो अपने पॉजिटिव पॉइंट है, इसको लेकर चलेंगे ना तो हीलिंग फास्ट होता है। जितनी एज कम है उतना बॉडी के अंदर हीलिंग अपना फास्ट होता है। जितना एज ज्यादा 50-60 के ऊपर गए और ये हुआ ना, तो हीलिंग प्रोसेस पूरे बॉडी का अपना स्लो हो जाता है, उतना फास्ट नहीं होता है। तो जल्दी से जल्दी रिकवर हो जाएगा। इसमें कोशिश ये करना है कि फ्लेक्शन एक्टिविटीज, आगे झुकने वाली एक्टिविटीज आपको कम से कम करनी है। जितना आगे झुक के ऐसे मोबाइल वगैरह अपन यूज करते हैं, कंप्यूटर यूज करो, फिर वजन सामान वगैरह उठाओ। आगे अगर कुछ भी आपको लेना है तो घुटना मोड़ के नीचे की तरफ बैठना है आपको और फिर लेना है। ऐसा आगे झुक के लोगे ना तो फिर जितना फॉरवर्ड बेंडिंग होगा उतना पोस्टीरियरली डिस्क बल्ज आपका बढ़ता चला जाएगा। तो हम लोग जो एक्सरसाइजेस करते हैं दैट आर ऑल एक्सटेंशन बेस्ड एक्सरसाइजेस, पीछे जाने वाली एक्सरसाइजेस सारी करते हैं ताकि जो गादी पीछे की तरफ सरकी है वो आहिस्ता आहिस्ता करके अंदर फिर से जाए। ये ज्यादा आगे झुक के काम करने की वजह से हमको तकलीफ होती है। आया मैम समझ में? हाँ, लेकिन अभी मेरा वर्किंग ही वैसा है तो मैं कैसे मैनेज करूंगी? आपका वर्किंग जैसा मेरे को समझ में आ रहा है कि ज्यादा टाइम बैठने का है फॉर एग्जांपल, ज्यादा टाइम बैठने तो आप क्या करो, एक चेयर पहले तो अच्छी होना चाहिए जो हाइट पे भी एडजस्टेबल हो और ये साइडवेज भी एडजस्टेबल हो। एक तो ऐसी चेयर लेना है आपको, ज्यादा टाइम आपका बैठना है तो, और दूसरा बैक रेस्ट लगाना है। चेयर अच्छी लेने के बाद भी ऑनलाइन आपको बैक रेस्ट मिलेगा जो पूरा स्पाइन का, जैसे कि स्ट्रेटनिंग हो गया आपका तो पूरा स्पाइन का बराबर से शेप उसको देगा, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। तो बैक रेस्ट लगाओ और आपकी चेयर आप ही यूज करो, इधर उधर रोज नई चेयर यूज नहीं करना है। एक चेयर आपके लिए आप खरीदो और फिर उसके ऊपर बैक रेस्ट लगा के वो यूज करो। एक्सरसाइज आपको बताएंगे महीने भर के अंदर इंशाल्लाह वो क्लियर हो जाएगा, मगर उसके बाद भी दिस इज अ रिहैब प्रोग्राम, कम से कम 2-2.5 महीने ये एक्सरसाइज आपको घर पे भी करनी पड़ेगी। ये आप करोगे तो ऑटोमेटिकली आहिस्ते 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 करके पूरा ये रिजॉल्व हो जाएगा। नहीं तो ये होते एवरी नाउ एंड देन ये तकलीफ होती रहेगी। तो वो स्ट्रेंथनिंग जब तक नहीं होता, बैक के मसल्स जब तक ताकतवर नहीं बनते तब तक ये तकलीफ आपको होते रहेगी। आ रहे समझ में? जी। कुछ डाउट है आपका? और नहीं और कुछ नहीं। हाँ, और एक और बात कि थोड़े दिन पहले ना मुझे फेस में भी तकलीफ हो रही थी, मतलब एक साइड में देख रही हो ना तो देख ही नहीं पा रही थी, इतना दर्द हो रहा था। ये वाली कंप्रेशन होने की वजह से ना वो दिमाग से नसें निकल के ऊपर भी आपको उसके सिम्टम्स फील होंगे, हाथ में भी फील होंगे, तो उसको सही करना बहुत जरूरी है। चेस्ट पेन भी रहता है बहुत बार, कभी इस वाले में कभी इस वाले में। T1 मैंने आपको बताया ना, देखो T1 T2 अगर नीचे भी आपका कोई ये है नर्व कंप्रेशन है, पीछे का हिस्सा ये T1 T2, तो देखो नस कहाँ से जा रही है, चेस्ट की तरफ से जा रही है, तो उधर उधर अपने को तकलीफ होती है। करेंगे आहिस्ता आहिस्ता करके वो ठीक हो जाएगा। आया आपको पूरा स्पॉन्डिलोसिस है आपको, सर्वाइकल एंड लंबार बोथ, फ्लेक्शन एक्टिविटीज अपने को रोकने की, एक्सटेंशन बेस्ड एक्टिविटीज अपने को करने का है। हर 45-50 मिनट्स के अंदर थोड़ा सा ब्रेक लेके थोड़ा चलना फिरना, फिर वापस आके आप अपनी कुर्सी पे बैठ सकते हो। ठीक है? तो इसमें डायबिटीज का कोई रोल नहीं है? डायबिटीज की वजह से हीलिंग प्रोसेस स्लो हो जाता है, पर डायबिटीज की वजह से ये नहीं होता है। हाँ। ये आपका काम करने के तरीके की वजह से होता है, आप समझे? तो डायबिटीज की वजह से, डायबिटीज की वजह से जैसे फ्रोजन शोल्डर है, डायबिटीज की वजह से फ्रोजन शोल्डर होता है। तो ये मैंने बोला ना, ये स्वेलिंग हो जाता है और मुझे हलचल करने में नहीं जमता है। हाथ ऊपर करो। अभी है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन यहाँ पे दुख रहा है। वो दुखता है, हो सकता है कि इसकी वजह से वो दुख रहा हो। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ना मुझे जरा भी हिलाने का मन नहीं होता, इतना दर्द होता है। चलिए, कोई हाथ भी नहीं लगा सकता उसको, मैं खुद भी नहीं। फिजियोथेरेपी का ट्रीटमेंट लिया इसके पहले आपने? एक ही बार सेशन लिया। वो भी उसको 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। अभी एक और बात समझ के लो, जैसे कि आपको एक सेशन लिया उसके बाद पेन बढ़ गया तो बंद कर दी। आप एक्सरसाइज वगैरह करते हो, जिम जाते हो? ऐसा कुछ भी नहीं। अपने लाइफ के अंदर वैसी चीजें एक्टिविटीज अपन नहीं कर रहे। फिजियोथेरेपी, फिजिकल थेरेपी, बहुत सारी एक्सरसाइजेस वगैरह हम लोग करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज अभी नया नया स्टार्ट करेंगे, ट्रैक्शन लगाएंगे, आपको स्ट्रेचिंग देंगे, कपिंग देंगे, तो बॉडी को इसकी आदत नहीं है। तो हो सकता है कि इनिशियल डेज के अंदर आपको दुखे, 5-6 दिन 7 दिन दुख सकता है, फिर आहिस्ते आहिस्ते जब कंटिन्यू करेंगे ना तो फिर वो कम हो जाएगा। बट आपने 2 दिन में कर दिया, नहीं यार सर के पास जाने के बाद पेन बढ़ गया,
छोड़ दिए तो फिर वो अपना इलाज नहीं है नो इनिशियल वन बिफोर एक्सप्लेन मी लाइक दिस। अगर ये पहले पता होता तो शायद कंटिन्यू भी कर लेती। इसीलिए मैं बोला कि आपको पता तो होगा मेडिकल फील्ड से, फिर भी मैंने मेरे तरीके से आपको समझा क्योंकि मेरा स्पेशलिटी ही है। तो थोड़ा सा आप ध्यान दो, कुछ इनिशियली डेज में बढ़ता ही है पेन, बट आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे बॉडी को उसकी आदत होती जाएगी फिर आपको इतना पेन नहीं। जैसे आप जिम जाते हो फॉर एग्जांपल, जिम जाने के बाद पहले 3 दिन मैम आप जिम जाओगे ना तो घर में उठने को बैठने को भी नहीं होगा आपको। एक्सरसाइज करने के बाद क्यों भी होता same है? होगा। क्योंकि वो डोम्स आते हैं। व्हाट आर डोम्स? डिलेड ऑनसेट मसल सोरनेस। वो आते हैं 24 घंटे के बाद और 48 घंटे तक रहते हैं, 48 आवर्स तक रहता है वो। तो वो नेचुरल प्रोसेस है बॉडी का, बॉडी को ग्रो करने के लिए। आप बोलोगे नहीं यार बहुत पेन होता है जिम जाने से नहीं जाऊंगी, तो वो नहीं होता। आप 15 दिन जाओगे ना कंटिन्यू, 16वें दिन से आपको पेन नहीं होगा क्योंकि बॉडी को उतना वेट उठाने की आदत हो जाएगी। प्रायरली बॉडी को उतना वेट उठाने की आदत नहीं होती, इस वजह से पेन होता है। फिर जब आप जिम में ज्यादा वेट उठाओगे फिर वापस से वो थोड़ा सा दुखेगा आपको, तो उतना एक छोटे से टाइम के लिए रहता है बट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रहता है वो। ठीक है मैम, करेंगे चालू? कब से करना है? आज से चालू करेंगे वो 45 मिनट्स का करते हैं। अभी सेशन। बहुत देर हो गया, मैं बैठी हूँ गर्दन नहीं अभी चालू करेंगे ना, अभी इतना हो गया, कंसल्टेशन था अभी चालू कर देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।